हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन आरडीवी क्लासेस प्रैक्टिकल सेशंस। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, जिसमें कि मेरा डिस्कशन आपके साथ रहेगा क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको कैश लेजर से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करवाए थे, जिसमें मैंने रिफंड का, यूटिलाइजेशन का, चालान डिपॉजिट करने का, टीडीएस एंड टीसीएस, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। एंड अगर आपको याद हो, टीसीएस के प्रोविज़न को डिस्कस करने से पहले या कैश लेजर्स के प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले हम कर रहे थे जीएसटीआर 3B। तो दोस्तों, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के ही कॉन्टिन्यूएशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड क्यूआरएमपी। तो जब हम जीएसटीआर 1 की बात करते हैं, 3B की बात करते हैं, तो उसी के साथ हमें कवर करना होता है क्यूआरएमपी। ये क्यूआरएमपी क्या है, ये हम आने वाले 2 सेशंस में डिस्कशन करेंगे। एक आज का सेशन मेरा क्यूआरएमपी पर रहेगा और एक अगला सेशन और मैं क्यूआरएमपी पर रखूंगा। क्यूआरएमपी का पूरा नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक क्यू आर वाला हिस्सा अलग है, एमपी वाला हिस्सा अलग है। इसका मतलब क्वार्टरली रिटर्न क्या होती है ये हम अलग तरीके से समझेंगे, और मंथली पेमेंट क्या होती है ये हम अलग तरीके से समझेंगे। फिर दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को आपस में जब आप जोड़ेंगे तो वो आपका एक फुल कॉन्सेप्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी कहने के लिए छोटा सा टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें इतनी हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो मैं इसको कैसे करने वाला हूं, तो आज के सेशन में मैं आपको क्वार्टरली रिटर्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मंथली पेमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और अगले सेशन में साथ ही साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा जो क्यूआरएमपी वाले लोगों को पता होनी चाहिए। या अगर आप अपने किसी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो आप अगर उनको क्यूआरएमपी सजेस्ट करें तो आपको भी वो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई इश्यूज क्रिएट ना हो पाए। तो आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट, समझते हैं अबाउट द क्यूआरएमपी। दोस्तों, अगर मैं क्यूआरएमपी की बात करूं तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है मेरा हिस्सा क्वार्टरली रिटर्न, और दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एमपी, दैट इज मंथली पेमेंट। तो यहाँ पर क्यूआर का मतलब है क्वार्टरली, यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्वार्टरली रिटर्न, और एमपी का मतलब है यहाँ पर मंथली पेमेंट। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं ये क्यूआरएमपी है क्यों, किसके लिए है, इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या था। देखिए, हमने जीएसटीआर 1 देखी थी, हमने जीएसटीआर 3B, 2 रिटर्न हमने देखी थी। और हम अगर इसकी ड्यू डेट की बात करें तो मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट होती है दैट इज द 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। इसका मतलब अगले महीने की 11 तारीख तक आपको अपनी R1 फाइल करनी होती है। और अगर मैं 3B की बात करूं तो इसकी ड्यू डेट मैंने आपको बताई थी नेक्स्ट मंथ की 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो अगला महीना आएगा उसकी 20 तारीख तक आपको अपनी 3B फाइल करनी होती है। जीएसटीआर 1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बताते हैं, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है, और R1 3B में आप अपने टैक्स की पेमेंट्स करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर आपकी आउटपुट लाइबिलिटी आती है, आउटपुट लाइबिलिटी के साथ साथ आपके आईटीसी आते हैं, उसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशंस भी आती हैं, फिर इंटरेस्ट एंड लेट फीस के बारे में बातें होती हैं, और फिर अल्टीमेटली जो आपकी नेट लाइबिलिटी बनती है वो आप यहां पर पे कर देते हैं, चाहे वो पेमेंट आईटीसी से हो रही हो, चाहे वो पेमेंट कैश में हो रही हो, बट अल्टीमेटली यहां पर पेमेंट कर दी जाती है। R1 में कोई पेमेंट नहीं होती है, 3B में आप पेमेंट कर देते हैं, तो सरकार को पैसे मिल जाते हैं 20 तारीख तक। अगर आप 20 तारीख तक अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आपको लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जो मंथली फाइलर हैं। अगर आपको याद होगा तो जब मैं आपके साथ जीएसटी R1 और 3B का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको ये बोला था देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स, एक होते हैं मंथली फाइलर और एक होते हैं क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो जो मंथली फाइलर हैं उनके लिए तो ये पूरा प्रोसेस था जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो क्यूआरएमपी का करने जा रहा हूं कि ये क्यूआरएमपी है क्या। तो क्यूआरएमपी आया क्यों, पहले मैं इसका रीजन बता दूं।
देखिए, आज हमारे देश में जितने भी जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, हर कोई बड़ा टैक्स पेयर नहीं है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, इकोनॉमी में देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है, जिनका लंबा चौड़ा सप्लाई भी नहीं होता है, एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन द मार्केट। अब ऐसे में अगर मैं उन लोगों को ये कहूं कि भैया आप लोगों को मंथली अपनी रिटर्न भरनी है R1 और हर महीने आप अपनी भरेंगे 3B, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। वो ये कहते हैं कि सर हमारा तो इतना काम भी नहीं है जितना आप हमसे हर महीने मेहनत करवा लेते हो, और ठीक है हम मेहनत कर भी लें, लेकिन अल्टीमेटली R1 को 3B को भरने के लिए हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत होगी, अकाउंटेंट की जरूरत होगी, कोई ना कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए। अब वो जो एक्सपर्ट बंदा होगा वो भी हमसे पैसे चार्ज करेगा, हर महीने के चार्ज करेगा। तो हमारे लिए कुछ ऐसी स्कीम लेके आओ जिससे कि हमें इस परेशानी से इजाद मिले। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर महीने परेशान ना होना पड़े। सरकार ने उनकी बात को समझते हुए छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक स्कीम बना दी और उसी स्कीम का नाम रखा QRMP। सरकार ने उन लोगों को बोला कि देखो भाई, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, तुम छोटे टैक्स पेयर हो, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हर महीने अपनी 3B और R1 को भरना, तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि अगर तुम QRMP स्कीम ऑप्ट कर लेते हो, तो इसका मतलब ही ये हो गया कि ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। इसका मतलब ये जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें लेनी है, तुम्हारा मन करे तो ले लो, तुम्हारा मन ना करे तो बिल्कुल मत लेना, जबरदस्ती हम तुम्हारे से नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, तो इस स्कीम में सरकार ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न, आप अपनी रिटर्न को मंथली ना फाइल करते हुए आप अपनी रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर लो। क्वार्टर का मतलब ये हो गया अप्रैल मई जून, 3 महीने जब खत्म हो जाएं तो जुलाई महीने में आप अपनी रिटर्न फाइल कर लो। सिमिलरली जब अगला क्वार्टर खत्म हो, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने की इकट्ठी रिटर्न आप अक्टूबर में फाइल कर लो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हो जाए तो इसकी रिटर्न आप जनवरी में फाइल कर लो, और जनवरी फरवरी मार्च जब खत्म हो जाए तो इसकी रिटर्न आप अगले साल के अप्रैल में फाइल कर लो। ये आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन है, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप मंथली में आ जाओ। अगर आपको लगे कि QRMP आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आपका काम आसान हो सकता है, बर्डन कम हो रहा है, तो आप QRMP में आ सकते हो। तो पहली बात तो दिमाग में ये रखिए, ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, ये जबरदस्ती नहीं है किसी के भी साथ। अब बात आती है सर, अगर मेरा मन है तो क्या मैं QRMP ले सकता हूं? यस। क्या कोई भी QRMP ले सकता है? जी नहीं। आप QRMP ले सकते हैं, लेकिन हर कोई QRMP नहीं ले सकता। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए सरकार ने एक बात बोली कि QRMP केवल वो लोग ले सकते हैं जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये बात जो मैं कर रहा हूं वो प्रैक्टिकल है। लॉ में लिखा हुआ है कि आप QRMP स्कीम ले सकते हैं अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द लास्ट PY। तो जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, वट एवर यू कॉल्ड, जो आपका पिछला ईयर निकला है, उस साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक रहा है तो आप QRMP ले सकते हैं। ये लॉ में लिखा है। लेकिन जब आप मेरे से GST पोर्टल की बात करते हैं, तो GST पोर्टल पर ये 5 करोड़ की जो लिमिट है ना, उसको लिखा गया है 1.5 करोड़। इसका मतलब लॉ और पोर्टल आपस में दो अलग अलग बातें करते हैं। लॉ में लिखा है 5 करोड़ तक के व्यापारी, 5 करोड़ तक की सप्लाई के व्यापारी QRMP ले सकते हैं, और 5 करोड़ पोर्टल पर लिखा गया है, GST पोर्टल पर, कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है तो ही आप QRMP ले सकते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे सर फिर हमें फॉलो क्या करना है, 5 करोड़ फॉलो करें या 1.5 करोड़ फॉलो करें? तो मैं अगेन कहूंगा, देखो काम आपको पोर्टल पर करना है, तो आपको जो फॉलो करना होगा दोस्तों, वो पोर्टल फॉलो करना होगा। और पोर्टल ऐसे में आपको कहता है कि आपकी जो लिमिट है दैट इज 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले व्यापारी
वाले सप्लायर्स अपना QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब बात करते हैं QRMP में होता क्या है। अब देखिए QRMP में एक प्रॉब्लम आती है, मैं उस प्रॉब्लम को आपको कनेक्ट करवाऊंगा अपने R1 और 2A 2B के साथ। आपको याद होगा जो सप्लायर होता है, अच्छा इससे पहले चलिए मैं एक बात और कर लेता हूं। QRMP, तो मैं जो अब डिस्कशन कर रहा हूं वो केवल और केवल QR पर कर रहा हूं, क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न का मतलब ये हो गया, आप अपनी R1 भरेंगे ऑन क्वार्टर बेसिस, आप अपनी 3B भरेंगे ऑन क्वार्टर बेसिस। इसका मतलब जब आपका क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो आप अपनी R1 भर देंगे और उसके बाद ही आप अपनी 3B भर देंगे, नॉर्मल है जैसे लोग भरते हैं। लेकिन याद रहे ड्यू डेट्स में चेंजेस हैं। एक मंथली वाले पर्सन के लिए जो मैंने आपको R1 की ड्यू डेट बताई थी वो 11th थी, याद रखिएगा 11th थी। लेकिन एक QRMP वाले पर्सन के लिए जो R1 की ड्यू डेट है वो 11 नहीं होगी दोस्त, वो होगी 13th। क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 13 तारीख उसकी ड्यू डेट होगी। अप्रैल मई जून क्वार्टर खत्म हो गया, जुलाई की 13 तारीख उसकी R1 फाइल करने की ड्यू डेट होगी। मैंने मंथली के अंदर आपको GSTR 3B की जो ड्यू डेट बताई थी वो बताई थी 20 तारीख, लेकिन दोस्त QRMP वालों के लिए ये डेट होगी 22 तारीख और 24 तारीख। अब आप कहेंगे 22 और 24 कब? तो सुनिए, हमारे GST में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मिजोरम, असम, इस तरह की जो स्टेट्स हैं उनको ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ स्टेट्स को 22 तारीख की ड्यू डेट दी गई है और कुछ स्टेट्स को 24 तारीख की ड्यू डेट दी गई है। हालांकि मुझे याद नहीं है कौन से स्टेट्स को कौन सी ड्यू डेट दी गई है। मुझे मालूम है महाराष्ट्र इज 20 फॉल अंडर द 24th, तो मुझे कुछ स्टेट्स का तो मालूम है लेकिन मुझे सभी स्टेट्स का याद नहीं है। ये आप गूगल कर लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो 24 तारीख की ड्यू डेट में आते हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो 22 तारीख की ड्यू डेट में आते हैं। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन, QRMP वालों के लिए जो 3B की ड्यू डेट होती है वो 20 तारीख नहीं होती है, वो होती है 22 और 24। कुछ राज्य 22, कुछ राज्य 24। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी R1 भरेंगे पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद, ये अपनी 3B भरेंगे पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद। तो ये इनको रिलीफ मिल गया कि इनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, बड़ा रिलीफ है अच्छा खासा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि भैया तुम्हें अपनी R1 क्वार्टरली भरनी है, तो एक प्रॉब्लम अराइज हो गई। अब वो प्रॉब्लम पहले समझिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन आपको समझ आएगा, फिर आपको QRMP की खूबसूरती भी पता चलेगी कि सरकार ने इसको किस तरह से ड्राफ्ट किया है। देखिए, जब एक सप्लायर अपनी R1 फाइल करता है और उस R1 के अंदर वो अपने B2B इनवॉइसेस को दिखाता है और दिखाने के बाद वो उस रिटर्न को फाइल कर देता है, तो वो इनवॉइसेस रेसिपिएंट के 2A में और फिर वो 2B में जाते हैं और 2B से वो इनवॉइसेस 3B में जाते हैं एज ITC। और जब वो 3B फाइल कर देता है तो वो ITC वो क्लेम कर लेता है। ऐसा ही होता है, प्रोसेस यही है। जो सप्लायर होगा वो अपनी R1 में B2B बिल को शो करेगा, शो करने के बाद वो उस रिटर्न को फाइल करेगा। जैसे ही वो ड्यू डेट के अंदर उसको फाइल कर देगा तो वो इनवॉइसेस 2A से उठकर 2B में चले जाएंगे और 2B में जब वो इनवॉइसेस आ जाएंगे तो वो 3B में उस ITC को क्लेम कर लेगा। यही प्रोसेस हमने सीखा था। लेकिन अब यहां QRMP वालों की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सपोज करिए आई एम अ रेसिपिएंट, मैं रेसिपिएंट हूं एंड सपोज करिए यहां पर बैठा है एक सप्लायर, तो यहां पर सप्लायर को बोल देता हूं A, रेसिपिएंट को बोल देता हूं B।
ये जो सप्लायर है ये QRMP में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब इसने जो स्कीम ऑप्ट की हुई है अपनी रिटर्न्स के लिए, जो इसने अपनी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी ले रखी है वो QRMP है, जबकि रेसिपिएंट ने अपनी रिटर्न मंथली ले रखी है। अब यहां समस्या क्या आएगी समझो। रेसिपिएंट ने इस व्यक्ति से माल परचेज किया, मान लीजिए 10 अप्रैल 2023 को इसने इससे माल परचेज किया, तो ए ने बिल कब दे दिया होगा? 10 अप्रैल 2023 को। बी ने उसको टैक्स की पेमेंट भी कर दी होगी, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा बिल प्लस टैक्स, तो बी ने उसको 10 अप्रैल 2023 को पेमेंट भी कर दी। अब ध्यान दीजिए, ए जो है QRMP में रजिस्टर्ड है, ए अपनी R1 कब भरेगा? ए अपनी R1 भरेगा जुलाई के महीने में, जुलाई के मंथ में, क्योंकि ए जो है QRMP में रजिस्टर्ड है। ए कह रहा है जी मैं अप्रैल की रिटर्न थोड़ी भरूंगा, मैं मई की भी रिटर्न नहीं भरूंगा, मैं जून की भी नहीं भरूंगा, मैं तो अप्रैल मई जून तीनों को मिलाकर एक सिंगल रिटर्न भरूंगा, और वो मैं भरूंगा जुलाई महीने में, और वो भी मैं 11 तारीख को नहीं भरूंगा, मैं 13 तारीख तक भरूंगा। खैर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो 13 को भरता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2B जब भी चेक होगा तो वो 13 तारीख के बाद होगा, 13 के बाद चेक होगा। तो इसका मतलब वो 13 तारीख को, अगर जुलाई में 13 तारीख को भी रिटर्न भर देता है तो इससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाली है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम जो आने वाली है वो ये है कि बी जो है अपने अप्रैल के 2B में इस ITC को चेक करेगा। बी ये कहेगा कि जी मैंने तो अप्रैल में बिल लिया था, मैंने तो अप्रैल में पेमेंट कर दी थी, मैंने तो अप्रैल में माल खरीदा था, तो मुझे जो इसका ITC मिलना चाहिए वो अप्रैल के 2B में मिलना चाहिए, यस और नो। लेकिन ए ने तो उस रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है अप्रैल में, वो तो कब फाइल करेगा? जुलाई में जाके फाइल करेगा। तो ऐसे में बी को इसका ITC नहीं मिल पाएगा। आप मेरी बात को समझिए, क्यों नहीं मिल पाएगा ITC? क्योंकि सर ए अपनी जगह सही है, ए कह रहा है जी मैं तो QRMP में हूं ना, मैं तो क्वार्टरली वाला पर्सन हूं, मैं तो जुलाई में रिटर्न फाइल करूंगा, मैं मई में क्यों रिटर्न फाइल करूं, मैं अप्रैल की रिटर्न फाइल क्यों करूं? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो जुलाई में रिटर्न फाइल करूंगा क्योंकि मैं QRMP वाला हूं। ए अपनी जगह गलत नहीं है। अच्छा बी कह रहा है जी मुझे अप्रैल में ITC दे। अब अप्रैल में कैसे देने ITC भाई, वो तो जुलाई में रिटर्न भर रहा है ए, तो अप्रैल में ITC मिल कैसे जाएगा? तो यहां ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई कि जी QRMP में अगर सप्लायर QRMP में हुआ और रेसिपिएंट मंथली में हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या उल्टा ही हो गया, चलो उल्टे के केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर सप्लायर मान लो मंथली होता, ये क्वार्टरली होता, तो ये तो अपना काम कर देता, इसको कोई जरूरत ही नहीं है, तो अगले महीने जब अपने पूरे क्वार्टर की 3B भरता तब अपने ITC चेक कर लेता। बट द प्रॉब्लम इज वेयर द सप्लायर इज ऑन QRMP एंड रेसिपिएंट इज ऑन मंथली, तो यहां बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब सरकार ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? सरकार ने कहा देखो भाई सप्लायर, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं कि तुम्हें हर महीने परेशानी होती है, लेकिन प्लीज हमारे लिए इतना काम करना है तुम्हें, हम ये नहीं कह रहे तुमसे कि तुम अपनी R1 हर महीने भरो, हम नहीं कह रहे R1 हर महीने भरो, हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं कि जितने बिल तुम B2B इशू करते हो, जितने बिल तुम B2B इशू करते हो उसकी एवरी मंथ तुम एक IFF फाइल कर देना। अब ये IFF क्या है? तो IFF है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इसका मतलब सरकार ने क्या किया? सरकार ने आपके GST पोर्टल पर उन लोगों के लिए जो QRMP में रजिस्टर्ड हैं, उनके पोर्टल पर R1 के बदले
एक नया टेबल बना दिया IFF। अब इस IFF को बनाने का पर्पस क्या है वो फिर से समझिए। IFF में सरकार ने ये बोला कि भाई सप्लायर तुम बस हमारे लिए इतना काम करना कि जितने भी तुम B2B वाले बिल इशू कर रहे हो, B2B, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट B2C एंड एनी अदर एग्जेम्प्टेड वगैरह, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि जितने भी तुम्हारे B2B वाले बिल हैं, B2B वाले बिल हैं, उन B2B वाले बिलों को तुम IFF के अंदर फाइल कर देना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यह होगा कि जो आपका रेसिपिएंट है, उस रेसिपिएंट को सेम मंथ में ITC रिसीव हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सप्लायर ए है, ए ने अप्रैल महीने में 4 बिल इशू करे हैं B2B वाले। तो अब ए को कहा जा रहा है, ए तुम क्या करना, अप्रैल महीने की R1 मत भरना, R1 तो तुम्हें क्वार्टर पर भरनी है, तुम अप्रैल महीने की IFF फाइल कर देना, अप्रैल महीने की IFF फाइल कर देना। अब IFF फाइल करने से फायदा क्या होगा? जो आपका रेसिपिएंट है ना, उसको सेम महीने में ITC मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर केवल और केवल सरकार B2B इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग आपसे मांग रही है। सर B2C की क्यों नहीं मांग रही? B2C की क्यों नहीं मांग रही बताओ? क्योंकि B2C इनवॉइस में सामने वाला व्यक्ति मुझसे ITC नहीं मांगता है। B2C का मतलब क्या होता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हुई है, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हुई है तो ऑब्वियसली ही विल नॉट आस्क एनी ITC, और जब वो ITC ले ही नहीं रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये बिल दिखाऊं या ना दिखाऊं। तो ऐसे में सरकार कहती है B2B वाली सप्लाई को तुम इसलिए दिखा देना क्योंकि वो बेचारा रेसिपिएंट तुमसे ITC की उम्मीद करता है, और अगर तुम अपनी रिटर्न क्वार्टर पर भरोगे तो उसका ITC भी पूरे क्वार्टर तक डिले हो जाएगा। तो ऐसे में हम नहीं चाहते किसी के ITC को डिले करना, इसलिए हमने एक फैसिलिटी बनाई दैट इज कॉल्ड IFF। IFF में तुम क्या करना, अपने B2B वाले इनवॉइसेस को शो कर देना, फाइल कर देना, और जैसे ही तुम इसे फाइल कर दोगे हम रेसिपिएंट को उसका ITC दे देंगे, हम रेसिपिएंट को उसका ITC दे देंगे। अब सवाल उठता है सर ये IFF कब तक भरना है? तो सुनिए, इसकी जो ड्यू डेट सरकार ने बोली है, सरकार कहती है ये IFF कब तक भरना है? 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आप इसको फाइल करेंगे। इसका मतलब अप्रैल का IFF आप 13th मई तक फाइल करेंगे। सिमिलरली मई का IFF आप 13th जून तक फाइल करेंगे, एंड जून का IFF नहीं, जून का IFF नहीं फाइल होगा, क्योंकि जून के लिए तो अब आप R1 फाइल करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिए, ये थोड़ा सा कहानी में चेंज है। अप्रैल महीने का IFF 13 मई तक फाइल हो जाएगा, मई का IFF 13 जून तक फाइल हो जाएगा, और जून का जो IFF होगा, पहली बात तो ये समझिए जून का IFF होगा ही नहीं। जून महीने का जब आप पोर्टल खोलोगे, जून महीने का जब आप डैशबोर्ड खोलोगे, तो उस डैशबोर्ड में आपको IFF नहीं दिखाई देगा, वहां आपको दिखाई देगी R1, और इस R1 में आप अप्रैल प्लस मई प्लस जून तीनों का ओवरऑल कंबाइंड जो डेटा होगा वो आप यहां पर दिखाएंगे। कंबाइंड डेटा का मतलब B2B प्लस B2C प्लस एनी अदर, एग्जेम्प्टेड है, निल रेटेड है, नॉन GST सप्लाई है, व्हाटएवर जो भी आपके सिनेरियोज है, HSN की रिपोर्टिंग है, HSN के अलावा डॉक्यूमेंट इशूड की रिपोर्टिंग है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है,
देन एडवांस रिसीव्ड है, एडजस्टमेंट है, अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी चीजें आप कहां दिखाएंगे? अपनी R1 के अंदर दिखाएंगे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सरकार सिंपली इतनी सी बात आपसे कह रही है, अप्रैल महीने का IFF भरना, मई का IFF भरना, लेकिन जून महीने का IFF नहीं होगा। जून महीने में तो सीधा R1 आपके सामने खुलेगी। सर क्या होगा अगर मैं 13 तारीख को IFF ना भर पाऊं? तो सिंपल, IFF लॉक हो जाएगी। आपने अप्रैल महीने का IFF 13 तारीख तक नहीं भरा, अब 14 तारीख को आप अगर चाहें भी ना IFF भरना, आप नहीं भर पाएंगे। 13 तारीख को IFF लॉक हो जाएगा, 13 तारीख लास्ट है। 14 तारीख को जब आप खोलेंगे तो आप उसको भर नहीं पाएंगे। सर अगर मान लो मेरे अप्रैल महीने में मेरे 10 बिल हैं B2B, मान लीजिए B2B हैं, और सर मेरे 15 बिल हैं B2C, तो मैं क्या करूं? मैं कहूंगा अप्रैल महीने की IFF भरिए, कब तक? 13 मई तक। और उस IFF में क्या दिखाइए? ये वाले जो 10 B2B बिल है ना, इन्हें दिखाइए, शो करिए, देन इसको फाइल करिए। सर ये 15 बिल भी दिखाने हैं क्या? नहीं, ये 15 बिल आपको नहीं दिखाने हैं, इन्हें होल्ड करिए। होल्ड किसके लिए? होल्ड टिल R1, जब तक आप R1 भरेंगे तब तक के लिए इसे होल्ड करिए। सर मान लीजिए मैं अप्रैल महीने के ये जो 10 बिल हैं वो 13 मई तक ना दिखा पाऊं, तो क्या होगा? अप्रैल महीने की जो IFF है वो लॉक हो जाएगी। अप्रैल महीने की IFF लॉक हो जाएगी। अब आपको मौका मिलेगा मई की IFF भरने का, और मई की IFF कब जाएगी? 13 जून तक जाएगी। तो इस 13 जून वाली IFF में, इसका मतलब जब आप मई की IFF भर रहे होंगे 13 जून तक, तो इस मई की IFF में आप इन 10 बिलों को भी दिखाइए जो आपसे अप्रैल महीने के मिस हो गए थे, और जो मई मंथ के B2B बिल हैं उनको भी दिखाइए। दोनों को मिक्स करके दिखाइए। मिक्स करने का मतलब 10 बिल वो वाले, और मान लीजिए इस महीने के 12 बिल हैं या 15 बिल हैं या 20 बिल हैं, वट एवर द नंबर इज, उन नंबरों को साथ में दिखा दीजिए। दोनों इनवॉइसेस को मर्ज करके दिखाइए। सर व्हाट हैपन अगर मैं मई की IFF को भी 13 जून तक नहीं भर पाता हूं? तो अगेन IFF लॉक हो जाएगी। IFF लॉक हो जाएगी। लॉक होने का मतलब अब आप 14 तारीख को 15 तारीख को IFF भर नहीं पाएंगे। तो सर व्हाट हैपन, क्या होगा अगर मैं ना भर पाऊं? देखिए पहला इंपैक्ट तो ये होगा कि जो आपके रेसिपिएंट हैं उन बेचारों को ITC नहीं मिलेगा। आपके रेसिपिएंट इस उम्मीद में बैठे थे कि मेरा सप्लायर IFF भरेगा, मुझे ITC मिलेगा। आपने उनके सपनों को तोड़ दिया, IFF नहीं भरा। कोई नहीं बेचारा सोच रहा था अगले महीने IFF आप भरोगे और उसके अंदर पुराने वाले बिल भी दिखा दोगे। आपने उसकी उम्मीदें अगले महीने भी तोड़ दी, उसको अगले महीने भी ITC नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास IFF के ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि IFF तो अप्रैल का खुलना था, मई का खुलना था, बंद हो गए। अब जून महीने की R1 आएगी। ये बेसिकली जून की R1 नहीं होगी मेरे दोस्त, ये पूरे क्वार्टर की R1 होगी। अप्रैल मई जून तीनों महीने की R1 आएगी, और ये R1 बिल्कुल वो वाली R1 है जो आपने मंथली वालों की R1 देखी थी। इसका मतलब R1 में कोई फर्क नहीं है, R1 जैसी उसकी थी ऐसी इसकी है। तो अगर आपसे IFF में कोई बिल मिस हो गया, अप्रैल का हो चाहे मई का हो चाहे, उन दोनों ही B2B बिल को अब आप दिखाएंगे अपनी R1 के अंदर। इसका मतलब जब आप अपनी अप्रैल मई जून की R1 फाइल कर रहे होंगे तो उस R1 में आप उन सभी B2B बिल को दिखाएंगे जो आपसे पहले मिस्ड हो गए थे। और B2B तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में B2C भी दिखाएंगे, साथ में एग्जेम्प्टेड भी दिखाएंगे,
नील वाला दिखाएंगे, HSN दिखाएंगे, अमेंडमेंट दिखाएंगे, वॉट एवर द थिंग्स विच इज नॉट कवर्ड अंडर द IFF, वो आप यहां पर दिखाएंगे। किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। सर मान लीजिए अप्रैल के मेरे B2B बिल हैं 15, मई के मेरे B2B बिल हैं 20, जून के मेरे B2B बिल हैं 50। मैंने अप्रैल की IFF भर दी, IFF फाइल्ड, बढ़िया किया जी आपने IFF भर दी, इसका मतलब 15 बिल तो आप दिखा चुके हैं। जी हां। आपने मई की IFF फाइल कर दी, IFF फाइल्ड, बहुत बढ़िया किया जी। इसका मतलब ये वाले 20 बिल भी आप दिखा चुके हैं। जी हां। सर क्या होगा जब मैं जून की R1 भरूंगा, तो क्या जून की R1 के अंदर जो B2B वाला टेबल आएगा, उस टेबल में मैं ये 50 इनवॉइस दिखाऊंगा? जी हां दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाने हैं बताइए? दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन 50 बिलों को तो आपने किसी IFF के अंदर दिखाया ही नहीं है ना मेरे दोस्त। आपने तो अप्रैल का IFF भरा, आपने मई का IFF भरा, जून का थोड़ी IFF भरा आपने। तो अप्रैल महीने के IFF में अप्रैल के बिल गए, मई के IFF में मई के बिल गए। अब जून का तो क्योंकि IFF था ही नहीं, तो जून के जो B2B बिल हैं उन्हें आप अपनी R1 में B2B वाली टेबल में दिखाएंगे। लेकिन सवाल मेरे से जो पूछा गया था वो ये कि क्या सर ये 15 बिल और ये जो 20 बिल हैं, क्या ये दोबारा से इसमें दिखाए जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ये दोबारा से आपको दिखाने की, भरने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको एक बटन मिलेगा और उस बटन में ये लिखा हुआ होगा कि जो IFF में आपने पुराने महीनों में बिल दिखा दिए हैं उन्हें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं क्या? तो अगर आप बोलेंगे यस मैं चाहता हूं इंपोर्ट हो जाएं, तो ये 35 बिल which has already been reported in old IFF, मतलब अप्रैल की और मई की, तो वो जून की R1 के B2B वाले टेबल में इंपोर्ट हो जाएंगे। और इंपोर्ट होने का मतलब ये होगा कि अब आपको दोबारा से उन 35 इनवॉइसेस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन 35 इनवॉइसेस को आप दोबारा से रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो वहां इंपोर्ट हो जाएंगे। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अप्रैल के IFF भर दिए, अच्छी बात है। मई का IFF भर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब जून के R1 में उन बिलों को दोबारा दोबारा मत दिखाइए, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। और अगर आपने पहले IFF में दिखाए ही नहीं है, अगर दिखाए ही नहीं है, तो हां आपको जून की R1 में 50 बिल तो दिखाने ही पड़ेंगे, प्लस उन 35 बिलों को भी एंटर करना पड़ेगा। और वो इसलिए एंटर करना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज नॉट अर्लियर रिपोर्टेड इन एनी ऑफ द IFF। आई होप आप मेरी बात से क्लियर हो गए होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है IFF का। देखिए अभी बहुत सारे इश्यूज हैं यहां पर। जैसे मैं आपको एक ग्लिम्स अगर दूं, IFF कैसा दिखता है, तो ये तो मैं आपको पोर्टल पर दिखा रहा हूं आज के ही सेशन में, कैसा दिखता है IFF, और क्या दिखता है IFF के साथ वो भी दिखाऊंगा। कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिस पर मैं अगली क्लास में बात करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मेरा जो पॉइंट है वो है, एक तो मंथली पेमेंट, कि मंथली पेमेंट कैसे होगी, मंथली पेमेंट करनी कैसे है, उसका क्या तरीका रहेगा। फिर QRMP में इंटरेस्ट कैसे लगेगा, QRMP में पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, QRMP में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता, पोर्टल पर कैसे आप अपने आप को QRMP में लेकर जाओगे, कैसे आप अपने आप को QRMP से बाहर लाओगे, ये सारी बातें हम अगली क्लास में पोर्टल पर और कुछ कॉन्सेप्ट इन द नोट्स पार्ट कवर करेंगे। तो मेरा आज का जो सेशन था वो ये था, क्वार्टरली रिटर्न वालों को क्या कहा गया है। तो क्वार्टरली रिटर्न के अंदर सरकार ने बस इतनी सी बात बोली है, इफ आई समराइज द होल कॉन्सेप्ट, क्वार्टरली रिटर्न में सरकार ने बोला है रिटर्न तो आप भरेंगे क्वार्टरली, R1 आप भरेंगे अपनी क्वार्टरली,
लेकिन क्योंकि आपके रेसिपिएंट्स को आईटीसी मिलता रहे, उसके आईटीसी में डिले ना हो, तो उसके लिए बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना आईएफएफ भरते रहें। आईएफएफ हर इनवॉइस के लिए नहीं, ओनली फॉर B2B। तो जो आपके B2B इनवॉइसेज हैं उसके लिए आप अपना आईएफएफ समय से फाइल करते रहें, और समय है आपका 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और दोस्तों यही कारण है, 13 तारीख ही एक कारण है जिसकी वजह से आपको 2B चेक करने के लिए 14 तारीख का दिन दिया जाता है। आप अपना 2B कब चेक करेंगे? 13 तारीख के बाद चेक करेंगे। आई मीन टू से 14 तारीख को आप अपना 2B चेक करिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाले स्कीम में हैं, वो 13 तारीख को अपना आईएफएफ भर रहे होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब मैं आपको एक जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके दिखा रहा हूं, एक ऐसा रजिस्ट्रेशन, एक ऐसा लॉगिन जो क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड है, और उसका आईएफएफ कैसा दिखाई देता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। दिखाने से पहले आपको बता दूं, आईएफएफ इज नथिंग, केवल नाम इसका आईएफएफ है। अंदर पता है आपको क्या मिलेगा? अंदर आपको दो टेबल मिलेंगे, एक होगा B2B इनवॉइस और एक होगा B2B अमेंडमेंट। इसका मतलब अगर आपने इनवॉइस दिया है तो इनवॉइस के लिए ये टेबल है, और अगर आपने उसकी अमेंडमेंट कर दी है, अगर आपने उसकी अमेंडमेंट कर दी है या क्रेडिट नोट दे दिया है तो उसके लिए ये टेबल होगा। इसका मतलब दो टेबल मेनली आपको दिखेंगे, एक इनवॉइस और क्रेडिट नोट, एक होगा अमेंडमेंट। तो इसका मतलब चार टेबल आपको देखने को मिल सकते हैं, B2B इनवॉइस, B2B क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एज द केस में भी, और B2B अमेंडमेंट और अमेंडमेंट इन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एज द केस में भी। क्लियर है? आइए चलिए पोर्टल पर समझते हैं आईएफएफ के बारे में। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने एक लॉगिन किया हुआ है, दैट इज द क्यूआरएमपी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप इसके डैशबोर्ड को भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा। जून महीने में इन्होंने अपनी R1 फाइल कर दी, ये जून महीने की R1 का स्टेटस है, और ये 3B फाइल कर दी। लेकिन जब आप जुलाई महीने को और अगस्त महीने को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर NA लिखा हुआ है। NA का मतलब इन्होंने अपनी R1 फाइल नहीं की है, क्योंकि इनके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं थी। लेकिन इन 2 महीनों के लिए इनको अपना आईएफएफ फाइल करना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन भी इनका एक्सपायर हो गया है। इसका मतलब जुलाई महीने का आईएफएफ अगस्त महीने में जाता, बट इन्होंने भरा नहीं तो ऑप्शन एक्सपायर हो गया। अगस्त महीने का आईएफएफ सितंबर महीने में जाता तो वो ऑप्शन भी इनका एक्सपायर हो गया। अब इन्होंने क्यों नहीं भरा? तो यहां दो बातें हो सकती हैं, या तो इनका कोई B2B बिल रहा ही नहीं होगा जिसके लिए आईएफएफ भरते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि B2B बिल रहा हो लेकिन ये भूल गए हो अपना आईएफएफ फाइल करना। बट रीजन चाहे कोई भी हो, अगर 13 तारीख तक आईएफएफ फाइल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये ऑप्शंस आपके लिए एक्सपायर हो जाएगा। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर B2B बिलों के ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन और है, दैट इज कॉल्ड R1। अब सितंबर महीने की जो R1 आएगी, उस R1 में ये अपने सभी इनवॉइसेस आउटवर्ड सप्लाई वाले दिखा देंगे, चाहे वो B2B के हों चाहे वो B2C के हों। अगर कोई B2B इनवॉइसेस वो पहले आईएफएफ में दिखा चुके हैं तो उन बिलों को दोबारा से एंटर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिल उन्होंने पहले कभी दिखाए ही नहीं है उनको तो एंटर करना ही पड़ेगा। तो सितंबर मंथ में इनको दिखेगी अपनी R1। मैं अब आपको प्रॉपर डैशबोर्ड दिखा देता हूं रिटर्न्स का। यहां पर देखिए रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड में अगर मैं अक्टूबर मंथ चेक करूं तो अक्टूबर मंथ में अंदर जाने के बाद मुझे R1 का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं देयर इज नो R1, ओनली वन ऑप्शन इज देयर विच इज IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एंड 13 तारीख इसकी ड्यू डेट दिखा रहा है। ये मैंने हालांकि भरी नहीं है इसलिए यहां पर खाली दिखाएगा। अगर मैं व्यू करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। व्यू कर भी लेते हैं तो आप देख सकते हैं दो ही टेबल यहां पर दिए गए हैं। पहला टेबल आपके सामने है B2B इनवॉइसेस, दूसरा टेबल है डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वालों के। अगर आपको ध्यान हो तो ये दोनों टेबल एग्जैक्टली R1 से उठाए गए टेबल हैं, और नीचे आप देखेंगे तो दो टेबल आपको और दिखाई देंगे विच इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट इन B2B और एक अमेंडमेंट इन डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वालों का।
अगर आप मेरे से नवंबर महीने का पोर्टल खुलवाएंगे तो नवंबर महीने में भी दोस्तों आपको R1 नहीं दिखाई देगी, आपको यहां केवल और केवल IFF दिखाई देगा। IFF में प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है, अभी 13 दिसंबर तक हम IFF फाइल कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन अगर आप मेरे से दिसंबर महीने की बात करेंगे तो दिसंबर महीने में आपको IFF नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दिसंबर महीने में आपको सीधा दिखाई देगा वो R1 दिखाई देगी। हालांकि अभी मैं दिसंबर आपको डिस्प्ले कर नहीं पाऊंगा बिकॉज अभी नवंबर ही चल रहा है, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। बट दिसंबर के जैसे ही मैं आपको सितंबर महीना दिखा देता हूं, क्योंकि जैसा दिसंबर रहा होगा वैसा ही सेम सितंबर रहा होगा। तो ये सितंबर महीना अगर आप देखेंगे तो सितंबर मंथ में एग्जैक्टली सेम चीज आपको मंथली वाली जैसी दिखेगी। यहां पर देखिए कहीं पर भी आपको IFF नहीं दिखाई देगा। यू कैन ओनली विजुअलाइज ओनली R1 हेयर। तो यहां पर R1 है और R1 हमारी फाइल हो चुकी है। हालांकि जो इसकी ड्यू डेट है वो 11 तारीख ना होकर 13 तारीख रहती है। और ये R1 बिल्कुल एग्जैक्टली वही R1 है जो एक मंथली फाइलर वाले के लिए दी जाती है। हालांकि इनके केस में नील की R1 थी इसलिए नील फाइल हुई है, अदरवाइज R1 बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे एक नॉर्मल मंथली वाले की रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं QRMP के अंदर। हालांकि मैंने आज के सेशन में केवल QR का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया है, क्वार्टरली रिटर्न कैसी दिखाई देती है। अभी मैंने मंथली पेमेंट की बातें और कुछ छोटी मोटी बातें और आपसे करनी है। जैसे अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक व्यक्ति QRMP में आना चाहता है तो कैसे आएगा, एक व्यक्ति QRMP से निकलना चाहता है तो कैसे निकलेगा, एक व्यक्ति अगर QRMP में रहता है तो वो अपनी पेमेंट कैसे करेगा। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में अलोंग विद नोट्स, मैं कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं QRMP के, उसके साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको समझ आ गया होगा एक क्वार्टरली रिटर्न में IFF का कंसेप्ट क्या रहता है। तो आपसे मुलाकात करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।